सुबह से बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश जो कभी हल्की पड़ जाती थी, कभी अचानक तेज हो जाती थी, लेकिन बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। दिन भर आसमान काले बादलों से ढका रहा। शाम होते होते तो ऐसा लगने लगा जैसे सूरज निकला ही नहीं था। और अब रात के लगभग 12 बजने वाले थे। हवा की सनसनाहट, लगातार गिरती बारिश और दूर कहीं बादलों की गड़गड़ाहट मिलकर ऐसा माहौल बना रही थी कि अगर कोई अकेला इंसान उस सड़क से गुजर जाए तो खुद अपने कदमों की आवाज से डर जाए। गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक छोटा सा बस अड्डा था। बस अड्डा क्या, बस नाम का एक चबूतरा, ऊपर टीन की छत और किनारे 3 पुरानी बसें खड़ी थीं। उस इलाके में विकास अभी उतना नहीं हुआ था, इसलिए रात होते ही सड़कें लगभग खाली हो जाती थी। उस रात भी वही हाल था। पूरा बस अड्डा सुनसान पड़ा था। बस एक कोने में तिरपाल तानकर 2 बूढ़े आदमी आग ताप रहे थे। उनके सामने गीली लकड़ियों का छोटा सा अलाव जल रहा था। आग कभी तेज होती, कभी धुआं छोड़ने लगती, लेकिन दोनों बूढ़े बड़े आराम से बैठे थे, जैसे उन्हें इस बारिश, इस अंधेरी और इस सुनसान माहौल की आदत हो। तभी दूर सड़क पर 2 परछाइयां दिखाई दी। 2 लड़के, दोनों के कंधों पर बैग लटके हुए थे। दोनों पूरी तरह भीगे हुए, उनके जूते कीचड़ से सने हुए थे। कई किलोमीटर पैदल चलने की थकान उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। उनका नाम था अमन और निखिल। दोनों शहर से अपने गांव लौट रहे थे, लेकिन खराब मौसम ने उनकी पूरी यात्रा बिगाड़ दी थी। अमन तिरपाल के नीचे पहुंचा। उसने अपने बैग को जमीन पर रखा, फिर दोनों हाथ आग की तरफ फैलाकर कुछ देर तक गर्मी लेने लगा। करीब आधा मिनट तक कोई कुछ नहीं बोला, बस बारिश की आवाज सुनाई देती रही। फिर अमन ने बूढ़ों की तरफ देखा और बोला, बाबा, सच कहूँ तो आज जितनी परेशानी हुई है ना, उतनी शायद पिछले पूरे साल में नहीं हुई होगी। सुबह जब मैं और मेरा दोस्त शहर से निकले थे, तब मौसम इतना ख़राब नहीं था। हम लोग बड़े आराम से बस में बैठे थे, रास्ते भर हंसी मजाक करते रहे। हमने तो सोचा था कि शाम तक घर पहुंच जाएंगे, माँ के हाथ का खाना खाएंगे और आराम करेंगे। लेकिन दोपहर के बाद अचानक मौसम ऐसा बदला कि सब कुछ उल्टा हो गया। पहले बस खराब हो गई, फिर दूसरी बस मिलने में देर हो गई, फिर सड़क पर पानी भर गया। उसके बाद हमें कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। रास्ते में एक भी ढंग की दुकान नहीं मिली जहाँ रुककर आराम कर सकें। और अब यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी दूसरी दुनिया में पहुँच गए हों। पूरा बस अड्डा खाली पड़ा है, 3 बसें खड़ी हैं, दूर दूर तक कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा। और आप दोनों इस बारिश में यहाँ आराम से बैठे हुए हैं, जैसे आपको किसी बात की चिंता ही नहीं है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि गांव जाने वाली बस आखिर कब मिलेगी, और अगर देर है तो क्या यहाँ रात बिताना सुरक्षित रहेगा? बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अपने जवान दिनों की याद आ गई। एक समय था जब मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह सोचता था। मुझे लगता था कि दुनिया की हर परेशानी का कोई ना कोई सीधा जवाब होता है। अगर बस लेट है तो उसका कारण होगा, अगर रास्ता खराब है तो उसका कारण होगा, अगर कोई आदमी डर रहा है तो उसका भी कोई कारण होगा। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ इंसान बहुत कुछ देखता है, ऐसी चीजें भी देखता है जिनका जवाब किताबों में नहीं मिलता। अब तुम पूछ रहे हो कि बस कब जाएगी। सच बताऊं तो इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। ड्राइवर सो रहा है, मौसम खराब है, सड़क पर जगह जगह पानी भरा हुआ है। हो सकता है 1 घंटे में बस चल पड़े, हो सकता है सुबह होने तक यहीं खड़ी रहे। लेकिन मुझे बस की चिंता नहीं है, मुझे चिंता इस बात की है कि तुम दोनों किस रात यहाँ आ पहुँचे हो, क्योंकि इस इलाके में बरसात की कुछ रातें ऐसी होती हैं जिन्हें पुराने लोग आज भी अच्छा नहीं मानते। बाबा, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूँ। आखिर आप हमसे उम्र और अनुभव दोनों में बड़े हैं। लेकिन सच कहूँ तो मैं ऐसी बातों पर जल्दी विश्वास नहीं करता। बचपन से मैंने भी बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं। कहीं कहा जाता था कि पुराने पीपल के पेड़ पर चुड़ैल रहती है, कहीं कहा जाता था कि रात में नदी किनारे कोई रोता हुआ दिखाई देता है।
लेकिन जब भी किसी ने सच जानने की कोशिश की तो अधिकतर बातें अफवाह निकली। इसलिए अगर आप ये कह रहे हैं कि आज की रात कुछ अलग है, तो मैं उसका कारण जानना चाहूँगा। क्योंकि डर तभी लगता है जब इंसान को पता ना हो कि सामने क्या है, लेकिन अगर बात समझ में आ जाए तो डर आधा खत्म हो जाता है। और सच बताऊं, इस समय मेरे मन में डर से ज़्यादा उत्सुकता है। आखिर इस बस अड्डे, इस इलाके और इस रात में ऐसी कौन सी बात है जो आपको बार बार सोचने पर मजबूर कर रही है? निखिल की बात खत्म हुई। दूसरा बूढ़ा जो अब तक चुप बैठा था धीरे से हंसा, लेकिन उसकी हंसी में अजीब सी खनक थी। उसने सिर उठाकर बारिश की तरफ देखा, फिर बहुत धीरे बोला, उत्सुकता, यही शब्द सबसे ज्यादा खतरनाक होता है बेटा। दुनिया में जितनी बड़ी मुसीबतें हुई हैं ना, उनमें से आधी सिर्फ उत्सुकता की वजह से हुई हैं। कोई सोचता है कि उस बंद दरवाजे के पीछे क्या है, कोई सोचता है कि उस जंगल में क्या छिपा है, कोई सोचता है कि लोग जिस चीज से डरते हैं उसकी सच्चाई क्या है। और फिर एक दिन वही सवाल उसकी जिंदगी बदल देता है। तुम लोग अभी यहां बैठे हो, बारिश सुन रहे हो, आग ताप रहे हो। तुम्हें लग रहा होगा कि ये बस एक सामान्य रात है। बारिश लगातार गिर रही थी। तिरपाल के ऊपर पड़ती बूंदों की आवाज कभी तेज हो जाती, कभी धीमी। बीच बीच में हवा का झोंका आता और बारिश की कुछ बूंदें तिरपाल के नीचे बैठे लोगों तक पहुंच जाती। अमन, निखिल और दोनों बूढ़े अब आग के चारों ओर बैठे थे। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ लकड़ियों के चटकने की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक दूर कहीं से किसी कुत्ते के रोने की आवाज आई, एक लंबी, अजीब, बेचैन कर देने वाली आवाज। अमन ने गर्दन घुमाकर अंधेरे की तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर उसकी नजर बस अड्डे में खड़ी तीसरी बस पर गई। वो बस बाकी दोनों बसों से थोड़ी अलग खड़ी थी। उसका रंग भी ज्यादा उखड़ा हुआ था, कांचों पर जंग के निशान थे, और पता नहीं क्यों उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि उस बस की किसी खिड़की के पीछे कोई खड़ा है। वो अपनी नजर हटाना चाहता था। बाबा, अभी आपने 4 लड़कों की बात कही। सच बताऊं तो जब से हम यहाँ बैठे हैं, मेरे मन में बार बार यही सवाल घूम रहा है कि आखिर इस इलाके में ऐसा क्या हुआ था जिसे लोग आज तक नहीं भूले। मैं बचपन से कहानियाँ सुनता आया हूँ, कुछ सच्ची होती थीं, कुछ बढ़ा चढ़ा कर बताई जाती थी, लेकिन हर कहानी के पीछे कोई ना कोई घटना ज़रूर होती है। आपने जिस तरह उन 4 लड़कों का जिक्र किया, उससे लग रहा है कि आप उन्हें सिर्फ जानते नहीं थे, बल्कि शायद उनके बहुत करीब भी थे। और अगर ऐसा है तो मैं पूरी बात शुरुआत से सुनना चाहता हूँ। आखिर वे लड़के कौन थे? क्या वे भी इसी गांव के थे? और सबसे बड़ी बात, ऐसा क्या हुआ कि आज भी उस घटना का असर लोगों के दिलों में बाकी है? क्योंकि आपकी आवाज़ सुनकर लग रहा है कि ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं, बल्कि ऐसा जख्म है जो आज भी भरा नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, वो कोई साधारण कहानी नहीं है। और हाँ, मैं उन लड़कों को अच्छी तरह जानता था, इतना अच्छी तरह कि आज भी उनकी हंसी मेरे कानों में गूंजती है। आज भी जब आंख बंद करता हूं तो उनके चेहरे दिखाई देते हैं। उन चारों में से एक लड़का ऐसा था जो हर समय मजाक करता रहता था, दूसरा हर बात को चुनौती समझता था, तीसरा थोड़ा समझदार था लेकिन दोस्तों के साथ बह जाता था, और चौथा लड़का बहुत शांत था, कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो बाकी तीनों भी उसकी बात सुनते थे। चारों बचपन से साथ बड़े हुए थे, साथ पढ़े, साथ खेली, साथ घूमे, और शायद यही वजह थी कि जब उनमें से किसी एक ने कोई पागलपन भरा विचार दिया तो बाकी तीनों भी उसके साथ चल पड़े। उन दिनों गांव आज जितना विकसित नहीं था, जंगल ज्यादा घने थे, रास्ते ज्यादा सुनसान थे, और लोगों के मन में पुराने डर आज से कहीं ज्यादा जिंदा थे। गांव के बुजुर्ग हमेशा एक जगह का नाम लेने से बचते थे। अगर कोई बच्चा भी पूछ लेता तो वे बात बदल देते, अगर कोई जिद करता तो डांट कर चुप करा देते। वो जगह थी काला कुआं। बूढ़े ने ये नाम लेते ही कुछ पल के लिए बोलना बंद कर दिया। आग की लपटें
उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। लेकिन अब उसका चेहरा पहले से ज्यादा गंभीर दिखाई दे रहा था। निखिल ध्यान से सुन रहा था। उसने अपने हाथ आग के पास करते हुए कहा, बाबा, मुझे लगता है कि अब हमें कहानी की शुरुआत तक पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि जितनी देर आप लोग रहस्य बनाकर रखेंगे उतना ही हमारे दिमाग में अलग अलग बातें चलती रहेंगी। आपने बताया कि गांव के लोग काले कुएं से डरते थे। आपने ये भी बताया कि 4 दोस्त वहां जाने का फैसला कर बैठे थे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर उन्हें उस कुएं के बारे में पहली बार किसने बताया था? क्या उन्होंने सिर्फ अफवाह सुनकर जाने का फैसला कर लिया था, या फिर कोई ऐसी घटना हुई थी जिसने उन्हें चुनौती लेने पर मजबूर कर दिया? कारण था बेटा, और बहुत बड़ा कारण था। उन चारों को लगता था कि पूरा गांव डरपोक है। उन्हें लगता था कि बुजुर्ग लोग पुरानी बातें बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। विक्रांत सबसे ज्यादा यही कहता था। वो अक्सर चौपाल में बैठकर बुजुर्गों से बहस कर लिया करता था। एक दिन गांव के मंदिर के बाहर कुछ बूढ़े बैठे हुए थे। वहीं पर पहली बार उसने काले कुएं की कहानी सुनी। एक बूढ़े ने कहा था कि आधी रात के बाद उस कुएं के पास किसी को नहीं जाना चाहिए। दूसरे ने कहा था कि अगर कोई वहां अपना नाम पुकार दे तो उसके साथ अनहोनी हो सकती है। बस यही बात विक्रांत के दिमाग में अटक गई। उसे लगा कि ये सब अंधविश्वास है। उसने वहीं सबके सामने कहा कि वो खुद जाकर देखेगा कि उस कुएं में आखिर ऐसा क्या है जिससे लोग इतने सालों से डरते आ रहे हैं। शुरुआत में उसके दोस्तों ने भी बात को मजाक में लिया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वो जिद बढ़ती गई। राहुल बोला कि अगर जाएंगे तो सब साथ जाएंगे। जतिन बोला कि वीडियो भी बनाएंगे ताकि पूरे गांव को दिखा सकें कि वहां कुछ नहीं है। और समर सबसे शांत था। वो कई बार मना भी करता था, लेकिन दोस्ती ऐसी चीज होती है बेटा कि कई बार इंसान वहां भी चला जाता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए। आखिरकार चारों ने फैसला कर लिया। शनिवार की रात ठीक 12 बजे, जब पूरा गांव सो जाएगा, वे जंगल के अंदर जाएंगे और काली कुएं की सच्चाई पता करके ही लौटेंगे। इतना कहकर बूढ़ा चुप हो गया। कुछ पल तक सिर्फ बारिश की आवाज आती रही। फिर अचानक चर्र, तीसरी बस का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। चारों की नजर एक साथ बस की तरफ गई। दरवाजा पूरी तरह खुला, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। अमन की सांस अटक गई। निखिल का गला सूख गया। पहला बूढ़ा बस को देखता रहा। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, अजीब बात है, इतने सालों बाद भी ये दरवाजा ठीक उसी समय खुलता है। क्या मतलब बाबा, इतने सालों बाद भी? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या इस बस का भी उस घटना से कोई संबंध है? है बेटा, बहुत गहरा संबंध है। क्योंकि जिन 4 लड़कों की कहानी मैं तुम्हें सुना रहा हूं, उनमें से आखिरी बार एक लड़का इसी बस में देखा गया था। बाबा, अब मैं सच कहूं तो मेरे मन में डर से ज्यादा बेचैनी है। आपने अभी जो बात कही है उसने पूरी कहानी को और उलझा दिया है। अभी तक मुझे लग रहा था कि ये सिर्फ 4 दोस्तों के किसी पुराने हादसे की कहानी होगी, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि उन लड़कों में से एक को आखिरी बार इसी बस में देखा गया था। इसका मतलब साफ है कि जो कुछ भी उस जंगल में हुआ था उसका असर बहुत आगे तक चला। और सच बताऊं तो अब मैं कहानी के बीच में नहीं रुक सकता। चाहे रात भर बैठना पड़े, चाहे बस सुबह आए, लेकिन मैं पूरी बात जानना चाहता हूं। आखिर उन चारों ने जंगल में क्या देखा था? वे काले कुएं तक पहुंचे भी थे या नहीं? और सबसे बड़ी बात, अगर 4 दोस्त गए थे तो बाकी 3 का क्या हुआ? क्योंकि आपने अभी तक सिर्फ एक लड़के के गायब होने की बात कही है। अच्छा है बेटा, कहानी को समझने के लिए धैर्य होना जरूरी है। और जो मैं अब बताने जा रहा हूं, वहीं से असली डर शुरू होता है। क्योंकि उस रात चारों दोस्त जब गांव से निकले थे, तब उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सूरज निकलने तक उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी।
उस रात ठीक 12 बजे विक्रांत, राहुल, जतिन और समर गांव के पीछे वाली पुरानी रास्ते पर मिले। चारों के हाथ में टॉर्च थी, 2 मोबाइल थी, एक छोटा कैमरा भी था और चारों के चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। देखो भाई, मैं एक बात अभी साफ कर देना चाहता हूं। हम लोग यहां डरने नहीं आए हैं। गांव वाले पिछले कई सालों से इस काले कुएं की कहानी सुनाते आ रहे हैं। कोई कहता है वहां आत्मा है, कोई कहता है वहां श्राप है, कोई कहता है वहां से रोने की आवाज आती है, लेकिन आज तक किसी ने कोई सबूत नहीं दिखाया। इसलिए आज हम लोग जो भी देखेंगे रिकॉर्ड करेंगे। कल पूरा गांव देखेगा कि ये सब सिर्फ अफवाह थी, और अगर सच में वहां कुछ अजीब निकला तो कम से कम हमारे पास उसका प्रमाण होगा। इसलिए कोई भी घबराएगा नहीं। चाहे कुछ भी दिखाई दे, हम चारों साथ रहेंगे और बीच रास्ते से वापस नहीं लौटेंगे। भाई, मैं तो इसी दिन का इंतजार कर रहा था। गांव के लोग ऐसे डरते हैं जैसे जंगल के अंदर कोई राक्षस बैठा हो। मुझे तो लगता है कि वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर कोई जंगली जानवर निकल आया तो अलग बात है, लेकिन भूत प्रेत जैसी चीजों पर मैं आज तक विश्वास नहीं करता। और अगर सच में कोई आत्मा वात्मा हुई भी ना, तो आज उसकी भी फोटो निकालकर गांव में वायरल कर देंगे। फिर देखते हैं लोग क्या कहते हैं। लेकिन समर नहीं हंसा। वो चुपचाप जंगल की तरफ देख रहा था। विक्रांत ने पूछा, क्या हुआ? समर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन आज का माहौल थोड़ा अलग लग रहा है। मैं डर नहीं रहा हूं, लेकिन जब हम लोग गांव से निकल रहे थे ना, तब मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो। और अभी भी वही एहसास हो रहा है, जैसे जंगल के अंदर कोई पहले से हमारा इंतजार कर रहा हो। चारों जंगल के अंदर चलने लगे। बारिश उस समय नहीं हो रही थी, लेकिन जमीन पूरी तरह गीली थी। चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं। कभी-कभी कोई पक्षी अचानक उड़ जाता तो सबकी नजर उधर चली जाती। करीब 20 मिनट तक वे चलते रहे। फिर अचानक समर रुक गया। रुको। बाकी तीनों भी रुक गए। विक्रांत बोला, क्या हुआ? समर ने धीरे से कहा, तुम लोगों को कोई आवाज सुनाई दे रही है क्या? सब चुप हो गए। पहले कुछ नहीं सुनाई दिया, फिर बहुत दूर से आवाज धीमी थी, लेकिन साफ थी। जंगल के बीचों बीच आधी रात में चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। जतिन बोला, यहां हैंडपंप कहां से आ गया? राहुल बोला, शायद कोई खेत होगा आगे। लेकिन समर का चेहरा पीला पड़ चुका था, क्योंकि उसे याद था गांव के बुजुर्गों ने एक बार कहा था, अगर आधी रात जंगल में हैंडपंप की आवाज सुनाई दे तो आवाज की दिशा में कभी मत जाना। विक्रांत ने टॉर्च सीधी की और बोला, अब तो उधर ही चलेंगे। चारों उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। जितना आगे बढ़ते आवाज उतनी साफ होती जाती। ठक 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 ठक। लेकिन अचानक आवाज बंद हो गई। पूरा जंगल शांत, इतना शांत कि अपनी सांसें तक सुनाई दे रही थी। और तभी राहुल की टॉर्च एक जगह जाकर रुकी। चारों की नजर वहीं जम गई, उनके सामने। बाबा, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अभी तक मैं सोच रहा था कि आप कोई पुरानी कहानी सुना रहे हैं, लेकिन अभी जो आवाज आई है वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी आपने कहानी में बताई। और सबसे अजीब बात यह है कि ये कोई एक बार नहीं हुआ। जब से हम यहाँ बैठे हैं, मुझे कई बार ऐसा लग चुका है कि इस बस अड्डे के आसपास कोई है।
कभी ऐसा लगता है कि कोई पेड़ों के पीछे खड़ा है, कभी ऐसा लगता है कि कोई सड़क के उस पार से हमें देख रहा है। मैं डरना नहीं चाहता, लेकिन इंसान हूँ, दिमाग में सवाल उठना स्वाभाविक है। और अब तो मुझे ये भी लगने लगा है कि शायद जिस कहानी को हम सुन रहे हैं वो सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है। बेटा, डर और सच्चाई में बहुत कम दूरी होती है। कई बार इंसान जिस चीज को अंधविश्वास समझता है वही उसके सामने खड़ी होती है। लेकिन अभी अपने मन को संभाल कर रखो, क्योंकि जो मैं अब बताने जा रहा हूँ वो उस रात का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। वही हिस्सा जिसने 4 दोस्तों की जिंदगी बदल दी थी, और वही हिस्सा है जहां से दोनों अलग अलग घटनाओं का रहस्य एक दूसरे से जुड़ना शुरू हुआ था। क्योंकि जिस हैंडपंप के पास उन लोगों ने पैरों के निशान देखे थे वो साधारण निशान नहीं थे। उन निशानों का संबंध उस लड़की से भी था जिसकी मौत कई साल पहले हुई थी, और उस बूढ़े आदमी से भी था जिसे लोग बर्फ वाला प्रेत कहते थे। उधर जंगल में चारों दोस्त हैंडपंप के सामने खड़े थे। टॉर्च की रोशनी सीधे कीचड़ पर पड़ रही थी। नंगे पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। विक्रांत झुककर उन्हें ध्यान से देखने लगा। देखो, एक बात तो साफ है, ये निशान अभी अभी बने हैं। बारिश नहीं हुई है, हवा भी ज्यादा नहीं चली है, इसलिए निशान बिल्कुल ताजा लग रहे हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ इंसान के आने का कोई कारण नहीं है। आधी रात का समय है, जंगल का बीच है, आसपास कोई घर नहीं, कोई खेत नहीं, कोई रास्ता नहीं। फिर भी कोई नंगे पैर यहाँ तक आया और फिर उसी दिशा में चला गया जहाँ काला कुआं है। अब चाहे जो भी हो, मुझे लगता है कि हमें वापस नहीं लौटना चाहिए। हम यहाँ तक आ चुके हैं। अगर अभी लौट गए तो जिंदगी भर सोचते रहेंगे कि आगे क्या था, और मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में ये सवाल हमेशा जिंदा रहे। सच कहूं तो मैं भी यही सोच रहा हूं। डर मुझे भी लग रहा है, लेकिन डर का मतलब ये नहीं कि हर चीज से भाग जाया जाए। गांव वाले वर्षों से इस जगह की कहानियां सुनाते आए हैं। कोई कहता है रोती हुई लड़की दिखाई देती है, कोई कहता है हैंडपंप अपने आप चलता है, कोई कहता है एक बूढ़ा आदमी तालाब के ऊपर चलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन किसी ने कभी ये नहीं बताया कि इन सब चीजों का आपस में संबंध क्या है। मुझे लगता है कि हम पहली बार उस रहस्य के इतने करीब पहुंचे हैं, और अगर हम अभी पीछे हट गए तो शायद कभी सच नहीं जान पाएंगे। इसलिए मैं आगे जाऊंगा, चाहे जो भी हो। चारों निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगे। जंगल और घना होता जा रहा था। कुछ मिनट बाद उन्हें दूर एक पीली रोशनी दिखाई दी। जंगल के बीच, जहां किसी रोशनी का होना असंभव था। समर रुक गया। चारों धीरे धीरे उस तरफ बढ़े। जितने करीब पहुंचते गए उतना ही उनका डर बढ़ता गया, क्योंकि वो रोशनी किसी लालटेन से आ रही थी, और लालटेन पकड़े एक लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, खुले बाल, नंगे पैर, और सबसे अजीब बात, उसके पैरों के नीचे वही कीचड़ था जिसमें निशान बने थे। विक्रांत ने हिम्मत करके आवाज लगाई, सुनो, तुम कौन हो? बिना पीछे देखे बोली, अगर सच जानना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। उसकी आवाज सुनते ही चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। आवाज किसी लड़की की थी, लेकिन उसमें जैसे कई आवाजें एक साथ मिल रही थी। फिर भी चारों उसके पीछे चल पड़े। करीब 10 मिनट बाद वे एक सूखे तालाब के किनारे पहुंचे, और तालाब के बीच जो चीज उन्होंने देखी उसे देखकर चारों के पैरों तली जमीन खिसक गई। तालाब के बीचों बीच एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, लड़की ने पहली बार पीछे मुड़कर चारों को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, और उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, उसने मुझे कैद किया था। चारों एकदम चौंक गए। विक्रांत बोला, किसने? लड़की ने तालाब की दूसरी तरफ इशारा किया। चारों ने उधर देखा, और वहां बाबा, अब मैं पूरी तरह समझ चुका हूं कि ये साधारण भूतों की कहानी नहीं है।
यहाँ जो कुछ हुआ उसके पीछे वर्षों पुराना रहस्य छिपा है। अभी तक जो बातें आपने बताई उनसे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लड़की और वो बूढ़ा आदमी किसी तरह मदद मांग रहे थे। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर वे दोनों इतने वर्षों से वहां मौजूद थे तो उन्होंने पहले किसी और को क्यों नहीं बुलाया? और अगर उन मटकों में सचमुच आत्माएं कैद थीं तो फिर उस तांत्रिक औरत की शक्ति आखिर कितनी बड़ी रही होगी? क्योंकि एक दो आत्माओं की बात अलग होती है, लेकिन दर्जनों मटकों में कैद आत्माओं को वर्षों तक बांधकर रखना साधारण बात नहीं लगती। बेटा, कई बार कुछ जगहें इंसानों का इंतजार करती हैं। वहां मौजूद शक्तियां हर किसी को नहीं बुलाती, सालों तक कोई नहीं पहुंचता, लेकिन जब सही समय आता है तो कुछ लोग अनजाने में वहां पहुंच जाते हैं। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ था। और सच बताऊं, अगर उन 4 दोस्तों में से एक भी डरकर भाग जाता तो शायद आज वो पूरा इलाका वीरान पड़ा होता। लेकिन उन लड़कों ने आखिरी समय तक साथ नहीं छोड़ा। यही वजह थी कि जो काम गांव की बड़ी-बड़ी लोग नहीं कर पाई, वो 4 जिद्दी लड़कों ने कर दिखाया। तालाब के चारों तरफ रखे मटकों में दरारें बढ़ती जा रही थीं। टक टक टक, हर आवाज के साथ एक नया मटका टूट रहा था और हर टूटे हुए मटके से काली धुंध निकलकर हवा में फैल रही थी। समर पीछे हट गया, उसकी आवाज कांप रही थी। विक्रांत, मुझे लग रहा है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हम सिर्फ एक रहस्य खोजने आए थे, लेकिन अब जो कुछ हमारे सामने हो रहा है वो हमारी समझ से बाहर है। मैं मानता हूं कि हम सब बहादुर बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सच कहूं तो पहली बार मुझे लग रहा है कि शायद गांव वाले सही थे। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान को नहीं जाना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम यहां रुककर क्या कर सकते हैं। सामने वो लड़की है जो खुद को कैद बताती है, तालाब में वो बूढ़ा आदमी खड़ा है और जंगल में कोई ऐसी शक्ति जाग रही है जिसके बारे में सोचकर ही शरीर कांप रहा है। लेकिन अब अगर हम भागते हैं तो शायद जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। हम चारों यहाँ साथ आए थे और साथ ही लौटेंगे, यही तय हुआ था। अभी जो कुछ हो रहा है उसे देखकर भागना आसान है, लेकिन कई बार इंसान की असली परीक्षा तभी होती है जब उसके सामने तो जिंदगी भर खुद को कायर समझेंगे। इसीलिए चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर मुक्ति चाहिए तो आखिरी मटका तोड़ना होगा। ठीक है, अब समझ में आ गया कि हमें यहाँ क्यों लाया गया है। लेकिन एक बार नहीं होगा, और चाहे जो दिखाई दे, किसी की आवाज सुनकर रास्ता नहीं बदलना, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि अब वो हमें भ्रम दिखाएगी। वे चारों उस काले मटके की तरफ बढ़ने लगे। जितना करीब पहुंचते उतनी तेज फुसफुसाहट सुनाई देती। ऐसा लग रहा था विक्रांत को अपना घर, हर किसी के सामने अलग दृश्य। लेकिन विक्रांत चिल्लाया और तभी जंगल में वो तांत्रिक औरत दिखाई दी। लंबे बाल, काली आंखें, भयानक हंसी। उसने इतनी जोर से चीख मारी कि पेड़ों पर बैठे पक्षी उड़ गए। लेकिन इस बार चारों नहीं रुके। राहुल ने एक बड़ा पत्थर उठाया, विक्रांत ने उठ गया। पूरा जंगल रोशनी से भर गया। तांत्रिक औरत की चीख पूरे इलाके में फैल गई। फिर धीरे धीरे उसकी आकृति धुएं की तरह हवा में घुलने लगी। सुबह होने लगी। चारों दोस्त गांव लौट आए। उन्होंने किसी को पूरी बात नहीं बताई। लोगों ने अलग अलग कहानियां बना ली। किसी ने कहा उन्होंने भूत पंप अपने आप नहीं चला, कभी रोती हुई लड़की नहीं दिखाई दी, कभी तालाब के पास बूढ़ा आदमी नहीं दिखा, और काले कुएं का डर धीरे धीरे खत्म हो गया।